70% ऑफ इंडियंस आर विटामिन डी डिफिशिएंट। डिकोड और डिसेक्ट करते हैं विटामिन डी की कहानी को। विटामिन डी के बारे में पहली चीज जो मैं एकदम श्योर हूं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से केवल दो ही बीमारी साइंटिफिकली प्रूवन विद एविडेंस बेस है, दैट इज रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। दूसरी चीज, मेरा ये मानना है ये डेफिशिएंसी कोरिलेट तो नहीं करती है ना रिकेट्स से, ना ऑस्टियोमलेशिया से, ना किसी पेशेंट के सिम्टम से। तो इस डेफिशिएंसी को लेकर कुछ तो गड़बड़ है, और जब तक कोई मुझे ये प्रूव ना कर दे कि ये डेफिशिएंसी सच में होती है, मैं इसको फेक डेफिशिएंसी ही मानूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं है कि ये असली डेफिशिएंसी है। तीसरा पॉइंट, मेरी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। वीडीआर, जिसको विटामिन डी रिसेप्टर बोलते हैं, इंटेस्टिनो बोन में ही पहले पाया गया था, लेकिन साइंटिस्ट ने उसको और भी जगह जगह पा लिया, जैसे ब्रेन में, कैंसर सेल्स में, कार्डिक मसल के सेल्स में। प्रोबेबली जैसे ही रिसेप्टर्स और जगह पाए गए, बंद रूम के अंदर बहुत सारे फार्मा कंपनी वालों ने बैठ के डिसाइड किया कि भैया ये तो इसके रिसेप्टर यहाँ यहाँ मिल गए, तो इसको प्रोपोगेट करो। 2005 से पहले केवल एरेकिटॉल और कैल्सिरॉल, दो ब्रांड में विटामिन डी मिलते थे, 60,000 यूनिट्स। अब सडनली कई सौ कंपनियां विटामिन डी बनाने लग गई, क्योंकि शायद उनको उम्मीद थी कि उनकी सेल्स अब बढ़ने वाली है, ये तो बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल हो सकता है। अगर इस विटामिन डी डेफिशिएंसी का फायदा देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा दो ब्रांचेस को मिला है। एक तो दुनिया की सारी लैब्स को, पहले रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया को हम कैल्शियम फॉस्फोरस और अल्कलाइन फॉस्फेटेस करा के पकड़ते थे। सिम्टम्स मैच करें, कैल्शियम फॉस्फेट लेवल कम हो और अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल बढ़ा हुआ हो, एक्सरे में फीचर्स हो, तो हम पेशेंट को लेबल कर देते थे कि इनको, इस बच्चे को रिकेट्स है या इस एडल्ट को ऑस्टियोमलेशिया है। तो दवाई की कंपनियों ने बहुत फायदा बनाया है, लैब्स ने बहुत फायदा बनाया है। मैं ये नहीं कहता, मैं इस तीसरे पॉइंट पे मैं एकदम सही हूं कि क्या उनका इस प्लानिंग में, इस डेफिशिएंसी को बढ़ाने में कोई रोल है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये मेरे हिसाब से ऐसा हुआ होगा। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग। तो इस वीडियो में हम तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे। एक, क्या चीज मैं एकदम श्योर हूं, क्या चीज मैं 95% श्योर हूं, और क्या चीज में मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाल रहा हूं। आप सब डॉक्टर्स अगर सुन रहे हैं बात, तो आप सबको ये बात पता होगी जो मैं बता रहा हूँ। फिर भी मैं इसको एक रिफ्रेश करूंगा कि विटामिन डी कैसे काम करता है, विटामिन डी की कमी होती है तो क्या क्या बायोकेमिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं, और क्यों मैं इसको एक फेक डेफिशिएंसी मानता हूँ। तो शुरू करते हैं। मेरे पास इंटरनल मेडिसिन हैरिसन, जो मेरी गुरु है, बहुत सारे सीनियर्स को अपना गुरु मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी गुरु मेरी ये बुक है। मैंने जो सीखा है, जो कॉन्सेप्ट बनाए हैं, केवल इस एक बुक से बनाए हैं। तो इस बुक को प्रणाम। लेकिन मुझे, मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मुझे ये भी डर लगता है कि ये दवाई बनाने वाले क्या इन बुक्स में भी कुछ चेंज कर सकते हैं, उनका इन्फ्लुएंस क्या इन बुक तक भी पहुंच जाता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इस पे एक और वीडियो बनाना चाहता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कोई अगर सीनियर आदमी है, मैं अब मेडिकल कॉलेजेस से बहुत दूर हूं, तो अगर आप में से कोई सीनियर आदमी है, मेरे को पुरानी वाली हैरिसन का ये वाला चैप्टर अगर कोई क्लिक करके फोटो भेज दे, और लेटेस्ट हैरिसन का भी मुझे क्लिक करके भेज दे। मैंने अपने समय में रेड वाली हैरिसन पढ़ी थी, वो शायद था 14th एडिशन। ये मेरे पास है 18th एडिशन, और आजकल शायद 22nd चल रहा है। तो 14th एडिशन में जो मैंने पढ़ा था और इस एडिशन जो मैं जो पढ़ रहा हूँ, उसमें कुछ चेंजेस हैं। अब ये सच में चेंजेस हुए हैं, या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की वजह से, मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की किसी ने इसको चेंज करवाया है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए अभी। लेकिन पहले हम बेसिक्स पे बात करेंगे। विटामिन डी या तो आपने खाने में खाया, ये एब्जॉर्ब किया आपने इंटेस्टाइन से, या आपकी स्किन में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रे पड़ी, तो उसने इस 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर दिया। ये विटामिन डी लिवर में गया, वहां पे एक एंजाइम ने 25 हाइड्रोक्सिलेशन किया, यानी 25th पोजीशन पे एक OH ग्रुप ऐड कर दिया। अब ये विटामिन डी जब किडनी में पहुंचा, तब इसका फाइनल एक्टिवेशन हुआ और ये कन्वर्ट हुआ 125 विटामिन डी में, 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी में।
अब इन तीनों में केवल 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी की एफिनिटी विटामिन डी रिसेप्टर के लिए स्ट्रांग है, यानी ये ही एक एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें केवल स्टोर्स यानी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का लेवल मेजर किया जा रहा है, क्योंकि 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का लेवल मेजर करना मुश्किल है उसकी बहुत छोटी हाफ लाइफ की वजह से। दूसरी चीज जो समझने की है, थायराइड में और सब हार्मोन के उसमें रिवर्स इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बॉडी में ज्यादा है, वो इनहिबिट करेगा लिवर के हाइड्रोक्सिलेज को और वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बनने नहीं देगा। और अगर 125 हाइड्रोक्सी विटामिन बॉडी में कम होगा तो ऑटोमेटिकली एंजाइम ओवर एक्टिवेट हो जाएगा और कम स्टोर में भी एक्टिव विटामिन डी बॉडी को जितना चाहिए उतना बनता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे कि जितने भी ये एंजाइम्स होते हैं ये इंड्यूसिबल होते हैं, इनके ऊपर एक पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ये एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो सकते हैं अपने ही प्रोडक्ट द्वारा। और इस पूरी कहानी में, रेगुलेशन की कहानी में, केवल ये जो लिवर वाला 25 हाइड्रोक्सिलेज है इसका रेगुलेशन बहुत ज्यादा टाइट नहीं होता, यानी आ, इस पे नेगेटिव फीडबैक का असर उतना ज्यादा नहीं होता। इसीलिए जितना विटामिन डी स्किन से बनता है सारा 25 हाइड्रोक्सिलेट होके उसी के फॉर्म में स्टोरेज मिलती है। लेकिन जो इसका अगला एंजाइम है वो टाइटली रेगुलेटेड होता है, जो किडनी में एक्टिव विटामिन डी बनाता है। इसको कौन कौन सी चीज स्टिमुलेट करती है? इसको स्टिमुलेट करता है पैराथायराइड हार्मोन, कैल्शियम और 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी खुद इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। यानी अगर आप खूब कैल्शियम खाते हो या बॉडी में कैल्शियम की मात्रा एकदम अच्छी है तो विटामिन डी बॉडी एक्टिवेट करेगा ही नहीं, आपको कितना भी स्टोर हो आपके उसमें। इसका मतलब कैल्शियम की कमी होने से विटामिन डी ज्यादा बनेगा, विटामिन डी ज्यादा बनेगा तो कैल्शियम को अब्सॉर्ब ज्यादा करेगा। और उसी तरह कैल्शियम अगर बॉडी में एडिक्वेट है तो वो 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी को बनना ही कम कर देगा। अगर 125 हाइड्रोक्सी विटामिन एडिक्वेट है तो वो खुद अपने आप को रोक देगा। लेकिन फास्फोरस कम होने से या पैराथायराइड ज्यादा होने से ये एंजाइम खुद एक्टिवेट हो जाएगा और 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ज्यादा मात्रा में 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट होने लगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट हम यहां समझेंगे। अब ये विटामिन डी बॉडी में काम कैसे करता है? विटामिन डी एक वीडीआर नाम की चीज, जिसको विटामिन डी रिसेप्टर कहते हैं, उस पे जाके अटैच होता है और उसके थ्रू ही अपना काम कराता है। तो एक्टिवेटेड विटामिन डी 3 टाइम्स ज्यादा अच्छे से बाइंड करता है विटामिन डी रिसेप्टर पे। तो नॉर्मल कंडीशंस में केवल ये 125 एक्टिवेटेड विटामिन डी ही फंक्शन कर सकता है और काम करवा सकता है। जो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी है वो उस रिसेप्टर पे उतना इफेक्ट होता है उसका, लेकिन क्योंकि 125 का इफेक्ट इतना ज्यादा है तो उसका वो अपना वो उसका कोई मेजर असर नहीं होता। लेकिन यहां समझने वाली बात है, जो विटामिन डी टॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है आजकल, अगर आप 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी जो डोज देते हैं इसको ही बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये ज्यादा मात्रा में ये भी उस रिसेप्टर पे काम कर सकता है, विटामिन डी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। तो ये बात समझनी होगी कि ये इनएक्टिव हार्मोन ज्यादा होने से टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। तो विटामिन डी क्या काम करता है? विटामिन डी इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ इंटेस्टाइनल कैल्शियम अब्जॉर्प्शन है। बोन में विटामिन डी दोनों काम कर सकता है। ये बोन फॉर्मेशन भी कर सकता है, बोन रिजॉर्प्शन भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। ये वीडीआर पहले केवल इंटेस्टीन और बोन में पाए जाते थे, वहीं ढूंढे गए थे। लेकिन समय के साथ और बहुत सारे टिश्यूज में वीडीआर पाए गए। वीडीआर पैराथायरॉयड ग्लैंड में भी देखा जाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन कितना बने कितना नहीं बने उसको कंट्रोल करता है कोई, लेकिन ऑब्वियस ही बात है पैराथायरॉयड खुद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म में काम करेगा। तो वहां तो इसके रिसेप्टर होने का कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं। लेकिन ये और कहां पाया गया? केरेटिनोसाइट्स यानी स्किन सेल में विटामिन डी रिसेप्टर पाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर सेल में विटामिन डी रिसेप्टर पाए गए। प्रोस्टेट कैंसर सेल में विटामिन डी पाए गए, विटामिन डी रिसेप्टर पाए गए। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्या इसको यूज कर सकते हैं, क्या इसका कोई यूज होगा? बिल्कुल सोचना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, रिसर्च चल रही है। अब तक किसी भी क्लिनिकल स्टडी में कैंसर पे या बाल झड़ने में विटामिन डी का प्रूवन रोल नहीं पाया गया है।
और एक्सपेरिमेंट्स में एक अमेजिंग चीज़ भी पाई गई कि वो लोग जिनका विटामिन डी रिसेप्टर म्यूटेट हो गया, खराब हो गया, वो गंजे हो गए। लेकिन जिनको विटामिन डी डेफिशिएंसी हुई, उनके बाल नहीं उठे। यानी वो पेशेंट जिनको विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी थी, उनमें एलोपेशिया कभी नहीं देखा गया। लेकिन वो लोग जिनके विटामिन डी रिसेप्टर ही खराब थे, जेनेटिकली म्यूटेटेड हैं, तो म्यूटेटेड विटामिन डी रिसेप्टर्स जिनके थे, उनमें चूहों में और आदमी में एलोपेशिया यानी बालों का झड़ना देखा गया। तो ये एक रिसर्च चल रही है इस पे कि इसका क्या कारण होगा, लेकिन अब तक कोई अ, फाइनल वर्डिक्ट इस पे नहीं आया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि विटामिन डी इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर एलोपेशिया। और अभी एक साहब ने मुझे, स्किन के डॉक्टर ने कहा कि हमने विटामिन डी दी लोगों को, उनके बाल आ गए। तो मेरा उनसे कहना है कि ये कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं, साथ में आपने साथ में और भी तो दवाइयाँ दी होंगी। अगर आपने किसी रिकेट्स वाले पेशेंट को केवल विटामिन डी दे देता हूँ मैं, तो उसका रिकेट्स के सारे सिम्पटम चले जाते हैं। तो अगर आपने किसी एलोपेशिया के पेशेंट को केवल विटामिन डी दी और उसके बाल उग गए, तभी ये माना जा सकता है कि विटामिन डी की वजह से बाल उगे हैं। लेकिन अधिकतर हम अपनी प्रैक्टिस में एलोपेशिया के लिए या किसी भी बीमारी के लिए एक नहीं 6-7 दवाइयाँ देते हैं। तो ये समझना मुश्किल है कि उनमें से बाकी 3 दवाइयों ने काम किया है कि विटामिन डी ने काम किया है। तो यहाँ पर जब तक पूरी स्टडीज़ नहीं होंगी, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि मेरे बाल विटामिन डी खाने से उग सकते हैं। दूसरी बात हम करेंगे, जब किसी पेशेंट में एक्टिव विटामिन डी कम हो जाता है, यानी तो बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से क्या-क्या ब्लड टेस्ट में बदलाव आता है। तो सबसे पहले क्या होगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल कम होने लगेंगे। जैसे ही कैल्शियम के लेवल प्लाज्मा में कम होते हैं, एक हार्मोन एकदम से भड़क जाता है, वो है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन हाइपोकैल्सीमिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और पैराथायरॉयड ग्लैंड फटाफट ढेर सारा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करने लगता है। अभी पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन इंटेस्टीन से, किडनी से कैल्शियम लॉस कम कर देता है। ब्लड में कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहना बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो बोन से कैल्शियम तोड़कर ब्लड में ले आता है। तो यानी विटामिन डी कम हुआ, पैराथायरॉयड बढ़ा, पैराथायरॉयड ने बढ़ते ही कैल्शियम लेवल को होमियोस्टेसिस पे लेके आ गया, यानी नॉर्मल कर दिया। लेकिन पैराथायरॉयड फॉस्फेट के लेवल को कम कर देता है। तो हर विटामिन डी डेफिशिएंसी पेशेंट में फॉस्फोरस लेवल कम होना जरूरी है। कैल्शियम लेवल नॉर्मल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इस प्रोसेस में अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो एक लोगों ने सही कहा कि नॉन स्पेसिफिक हार्मोन है, यस ये नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है जो ब्लड में एकदम से बढ़ जाता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज गॉल ब्लैडर की पथरी में और जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो भी बढ़ पड़ता है। तो ये नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन अगर इसको एक्सरे फाइंडिंग, पेशेंट की क्लिनिकल फीचर्स और कैल्शियम फॉस्फेट लेवल के साथ देखे जाएं, तो ये विटामिन डी डेफिशिएंसी डायग्नोज करने का हमारा मेन औजार था। 2005 से पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी हम इन 3 टेस्ट और एक्सरे देख के ही पकड़ लेते थे। तो 200-250 रुपए में ये टेस्ट होता था और हम पेशेंट की बीमारी रिकेट से ऑस्टियोमेलेशिया एक बार में पकड़ पाते थे। अब हम स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। किसी भी आदमी की, मुझे आपने हाइट बताई कि इनकी हाइट है 5 फुट 4 इंच, और मुझसे पूछा गया कि ये आदमी की ये स्टंटेड ग्रोथ है कि ये नॉर्मल ग्रोथ है, तो मैं कैसे पता लगाता हूँ? मैं उसी पॉपुलेशन में 2000-3000 लोगों की हाइट नापता हूँ जो सीमिंगली नॉर्मल है, और उसका एक मीन निकालता हूँ। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे जितने लोग आते हैं, मैं उनको नॉर्मल हाइट कंसिडर करता हूँ। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर अगर कोई आदमी गया है, तो मैं कहता हूँ ये तो है ना ज़्यादा लंबा हो गया पॉपुलेशन के हिसाब से। और उसी तरह 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के नीचे अगर किसी की हाइट आती है, तो मैं बोलता हूँ ये बौना रह गया, इसकी हाइट बढ़ी नहीं। तो अब यही कॉन्सेप्ट हम विटामिन डी पे डाल के चलते हैं। विटामिन डी के लिए हमने आप सबके टेस्ट कराए, हमने पेशेंट्स के टेस्ट कराए, 25 विटामिन डी। और जितने डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चलो हम सब मिलके एक डेटाबेस बनाते हैं। आप जब भी किसी का विटामिन डी टेस्ट कराएं, एक एक्सेल शीट बनाएं, उसका नाम लिखें, एज लिखें, उसकी सिम्टम लिखें, और उसके आगे उसका विटामिन डी लेवल लिखते हैं। अगर पेशेंट ने एक्सटर्नल विटामिन डी नहीं ले रखा, आजकल बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो खुद से विटामिन डी खा के आते हैं, या कोई डॉक्टर उनको पहले विटामिन डी खिला चुका होता है। लेकिन नेसेंट पॉपुलेशन जिन्होंने विटामिन डी नहीं खाए, उनमें आप मान के चलिए लेवल 10 से 20 के बीच में ही आते हैं।
अब अगर मैं इसमें गलत हूँ, तो आप मुझे अपने डेटा भेजिए, लेकिन एक एक्सेल शीट बना के भेजिए और एंड में ये लिखिए इस पेशेंट ने कभी विटामिन डी खाया है कि नहीं खाया। आर्टिफिशियली 60,000 लोग खाते हैं। पेपर में भी छपता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 70% ऑफ इंडियंस आर विटामिन डी डिफिशिएंट। जब इन्होंने जनरल पब्लिक में विटामिन डी टेस्ट कराए तो 70% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट पाए गए। तो मेरा आपसे सवाल है, 1.6 1.5 बिलियन की कंट्री में 70% का मतलब आप समझ रहे हैं, 1 बिलियन लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है। को ऑस्टियोमैलेशिया और रिकेट्स है, वो घर में बैठे हुए बिस्तर तोड़ रहे हैं। नहीं, मेरा देश सुबह उठता है, काम पे जाता है, सब लोग काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल 100 करोड़ लोग तो विटामिन डी डेफिशिएंट नहीं हो सकते। तो स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से शायद यही लेवल हमें नॉर्मल है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास प्रॉपर स्टडीज नहीं है। तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम यूरोपियंस और अमेरिकन से कंपेयर कर रहे हैं। उनसे अगर मेरी हाइट कंपेयर करो, तो ये बोला जाएगा कि ये तो छोटा रह गया, बौना रह गया, बढ़ ही नहीं पाया, इसको खाना नहीं मिला होगा बचपन में। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरी हाइट एकदम एवरेज है। ये तो हुई स्टैटिस्टिक्स की बात। बहुत सारे डॉक्टर मुझे मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मेरी कमर में दर्द था, मैंने विटामिन डी खाया, मैं तो ठीक हो गया। तो आप क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पास एक पेशेंट आया, उसके बाल कम थे, मैंने उसको विटामिन डी दिया, बाल उग गए। मेरे पास डिप्रेशन के पेशेंट आए, मैंने उनको विटामिन डी दिया, सर ये काम करता है। आप गलत बोल रहे हैं। हो सकता है काम करता हो, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन किसी भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में, किसी भी स्टडी में जो ढंग से की गई हो, उसमें आज तक विटामिन डी का रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया को छोड़कर किसी भी बीमारी से एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं पाया गया है। अब अगर सारी पॉपुलेशन में ही विटामिन डी कम है और एक डिप्रेसिव पेशेंट का विटामिन डी लेवल कराओगे, तो हो सकता है वो 12 आए, मेरा भी 12 आ रहा है, उसका भी 12 आए। मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, वो डिप्रेशन में है। तो कोरिलेशन तो बन सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन कोरिलेशन नहीं बनते। अब बात करूंगा कंफाउंडिंग फैक्टर्स की। इस शब्द का क्या मतलब है? लेट 80s में एक शहर में सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज में एक स्टडी हुई, जिसमें सारे पेशेंट्स की एक डिटेल हिस्ट्री ली गई कि वो सुबह से शाम तक क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सोते हैं, और इसको कोरिलेट किया गया हार्ट अटैक से। और एक अजीब सी कोरिलेशन इस स्टडी में आया। ये आया कि ऑफिसेज में जो लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं, उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बाकी लोग के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली हायर होते हैं। कॉफी से हार्ट अटैक आ सकता है, आज तक दुनिया को ये बात नहीं पता थी। जब इस स्टडी को और डीपली समझा गया, सिगरेट पीने के बाद गले में ड्राइनेस होती है। इसके लिए कोई भी तरल पदार्थ, कोई भी लिक्विड गले को सूद करता है। तो अधिकतर स्मोकर्स जब एक बाहर बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पीने जाते थे अपने ऑफिस से ब्रेक लेके, तो साथ में कॉफी का मग भी साथ में ले जाते थे, कॉफी के कप भी साथ में ले जाते थे। तो एक्चुअली इट वाज द स्मोक, इट वाज द सिगरेट विच वाज कॉजिंग द हार्ट अटैक्स, नॉट द कॉफी। लेकिन कॉफी के साथ हार्ट अटैक का एक बहुत तगड़ा पॉजिटिव कोरिलेशन निकल रहा था। उसी तरह एक और स्टडी हुई, जिसमें यह पाया गया कि जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, उन लोग को हार्ट अटैक नहीं आता। अब साइंटिस्ट बैफल्ड थे कि क्या दो घुटनों में हड्डी आपस में रगड़ने से या उस दर्द से कोई केमिकल ऐसा निकलता है जो हार्ट अटैक से बचा लेता है। लेकिन बाद में जब इस स्टडी को और डीपली डीपली डिग किया गया, तो एक ऐसी अमेजिंग चीज बाहर निकल के आई जिसने दुनिया बदल दी। वो अमेजिंग चीज थी कि घुटनों के दर्द से हार्ट अटैक नहीं प्रोटेक्ट हो रहा था। घुटनों के दर्द वाले एक दवा ले रहे थे 150 साल से। जिनको घुटनों में दर्द होता था, वो एक एस्पिरिन की गोली लेते थे। जैसे एक डब्बा खोला, एक एस्पिरिन की गोली मुंह में डाली। एस्पिरिन 1870 से या उससे भी पहले से काढ़े के फॉर्म में एक पेड़ था, ब्लैक बार्क, जिसके बार्क को पहले गर्म करके पानी में दिया जाता था बुखार उतारने के लिए और दर्द कम करने के लिए। एस्पिरिन उसके अंदर पाई जाती थी। एक साइंटिस्ट ने उसमें से एस्पिरिन निकाली। तो पहले एस्पिरिन आयुर्वेदा में आती थी, बाद में आयुर्वेदा और एलोपैथिक में यही फर्क है कि जब किसी चीज को रिफाइन कर लिया तो एलोपैथिक हो गई। तो उस बार्क से एस्पिरिन निकाली, टैबलेट में डाली और लोगों को देने लग गए। 150 साल तक
कि किसी डॉक्टर को ये समझ नहीं आया, लाखों लोगों ने अपने लाखों करोड़ों पेशेंट्स को एस्पिरिन खिलाई, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आया कि एस्पिरिन जब शरीर में जाती है तो खून को पतला कर देती है, और ये खून पतला होने की वजह से हार्ट अटैक नहीं आते। तो घुटनों की दर्द की वजह से हार्ट अटैक में प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था, घुटनों के दर्द वाले एस्पिरिन खाते थे, इसलिए उनको हार्ट अटैक नहीं आ रहे थे। और 1990 के बाद से कोई भी पेशेंट जिसको शुगर हो, जिसको बीपी ज्यादा हो, जिसको हार्ट अटैक एक बार आया हो, जिसको ब्रेन में स्ट्रोक आया हो, सबको एक एस्पिरिन 75 मिलीग्राम की गोली, छोटी सी 75 मिलीग्राम ही खून को पतला कर देती है, और लोग एक एक ग्राम खा रहे थे, यानी 375 की गोली दिन में 3 बार 4 बार खा रहे थे। तो आज के जमाने में एस्पिरिन केवल हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है, पेन किलर नहीं है। लेकिन आज से 30 साल पहले एस्पिरिन वाज द नंबर 1 पेन किलर इन द वर्ल्ड। तो ये एक कंफाउंडिंग फैक्टर की वजह से एक डिस्कवरी हुई, और इकोस्प्रिन आज अलग ही तरह का जलवा दिखा रही है। जब हम इसको विटामिन डी पे डालें, तो मुझे डॉक्टर्स, पेशेंट्स फोन करते हैं कि मेरी उंगलियों में दर्द था, मैंने विटामिन डी खाया, मेरी उंगलियों का दर्द चला गया। अरे भाई, तेरी उंगलियों में दर्द था, तूने विटामिन डी क्या केवल विटामिन डी अकेले खाया, कि उसके साथ 4 दवा और खाई? तो क्या वो 4 दवा का असर था जिसकी वजह से पेन खत्म हुआ? कि नहीं नहीं, मेरा विटामिन डी लेवल भी कम आया था। विटामिन डी लेवल सबका कम आता है। किसी भी बीमारी को अगर विटामिन डी से कोरिलेट करोगे, तो हर बीमारी में विटामिन डी कम निकलेगा। कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को एग्जामिन किया, 100 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट देखे, उनका विटामिन डी लेवल देखा, सबका विटामिन डी लेवल कम आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि विटामिन डी की कमी से ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या विटामिन डी दे देंगे तो ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो जाएगा। 100 पेशेंट डिप्रेशन के देखे, विटामिन डी लेवल चेक कराया, सबका विटामिन डी लेवल कम आया। यहाँ पे एक और कंफाउंडिंग फैक्टर हो सकता है, जो एक डिप्रेसिव पेशेंट है वो घर से बाहर कम निकलता है, उसकी डाइट अगर वो खाना पीना छोड़ देता है, तो शायद एक डिप्रेसिव पेशेंट, क्योंकि वो खा कम रहा है, घर से बाहर नहीं निकल रहा, तो भी उसके विटामिन डी लेवल डिप्रेशन की वजह से कम आ सकते हैं। और इंडियन पॉपुलेशन में तो सबके विटामिन डी लेवल कम है, तो वो कोरिलेट कर ही जाएगा। तो ये बताना मुश्किल है कि डिप्रेशन की वजह से विटामिन डी कम हुआ, या विटामिन डी की वजह से डिप्रेशन हुआ। तो जो लोग मुझे कहते हैं कि हमने डिप्रेसिव पेशेंट को विटामिन डी दिया और वो ठीक हो गया, मेरा उनसे एक ही सवाल है। या एक एक पेशेंट को जिसके बाल कम थे, उसको हमने विटामिन डी दिया, उसके बाल उग गए। सीवियर रिकेट्स और सीवियर ऑस्टियोमैलेशिया के पेशेंट को मैं केवल विटामिन डी और कैल्शियम देता हूं, उनके सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। वो बोन पेन खत्म हो जाता है, वो बिस्तर पे लेटा हुआ आदमी 5 दिन में खड़ा होके चलने लायक हो जाता है। एक्सरे में अगला एक्सरे करा के देखो, तो जहां जहां लूजर जोन्स होते हैं वो सारे हील हो जाते हैं 10 15 20 दिन में। ऐसा ड्रामेटिक इफेक्ट आता है जब किसी को किसी असली विटामिन डी डिफिशिएंसी वाले को, रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया वाले को विटामिन डी दिया जाता है। क्या ऐसा ही ड्रामेटिक इफेक्ट कैंसर, हार्ट, हेयर, डिप्रेशन अकेले विटामिन डी देने से कहीं आया है? किताबों में कहीं नहीं है, मेडिकल लिटरेचर में कहीं नहीं है। रिसर्चेस चल रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि रिसर्चेस नहीं चल रही हैं, लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या सच में विटामिन डी ऐसा कर सकता है। लेकिन अभी तक रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया को छोड़कर कोई भी और बीमारी का विटामिन डी से किसी भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में, आरसीटीज में असर नहीं देखा गया है। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूं, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके पास जो इनपुट है, उसको एक्सेल शीट में बना के मुझे भेजिए कि पेशेंट का विटामिन डी लेवल कितना था, आपने जितने लोग का भी विटामिन डी कराया, उनका अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल क्या था, उनका कैल्शियम लेवल क्या क्या था, उनका फास्फोरस लेवल क्या था, और उनके सिम्टम्स क्या थे। क्या एक कोहनी में दर्द विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकता है? हो सकता है आपके एक कोहनी में दर्द हो, आपने विटामिन डी की गोली खाई हो और आप ठीक हो गए हो। लेकिन विटामिन डी की कमी से एक कोहनी में दर्द नहीं हो सकता। विटामिन डी की कमी से सर दर्द नहीं हो सकता। विटामिन डी की कमी से, अगर विटामिन डी में कमी होगी, तो पैन बॉडी सिम्पटम आएँगे। केवल एक जॉइंट या आर्थराइटिस विटामिन डी की कमी से आज तक किसी भी रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया के पेशेंट को जोड़ों में दर्द नहीं हुआ। उसके जोड़ टेढ़े हो गए, लेकिन जोड़ों में दर्द नहीं हुआ, केवल डीप बोन पेन हुआ। प्रेसिंग से डीप बोन पेन यस होता है, लेकिन मैं आपको हंसते खेलते कूदते लोग भी दिखाऊंगा जिनको कोई पेन नहीं हो रहा होता है, केवल डिफॉर्मिटी हो रही होती है। और खत्म करने से पहले मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस विटामिन डी डिफिशियंसी को समझते हैं अच्छे से, प्लीज इस पे प्रकाश डालें। मैं कंफ्यूज हूं, स्पेशली तीसरे पॉइंट को लेके, कि क्या सच में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सही है मेरी, क्या मैं सही हूं, आई एम नॉट श्योर।
1-2 पॉइंट में मैं बहुत श्योर हूँ, और अगर मैं आपको लगता है मैं गलत हूँ, तो प्लीज़ मुझे प्रूव करें। आई एम ओपन टू लर्निंग एंड आई एम ओपन टू चेंजिंग ऑल माय व्यूज़। बट बात साइंटिफिक हो, ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं हो कि मैंने देखा है कि ऐसा हुआ है, मैं उसको साइंस नहीं मानता। इसीलिए मैंने जो देखा है, मैं उसको भी पूरी तरह साइंस नहीं मानता। ये मेरी जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं इतने सालों से मेडिसिन पढ़कर ऑर्थोपेडिक्स पढ़ के समझा हूँ, उसमें मुझे विटामिन डी सच में बहुत कन्फ्यूज़ करता है, और मैं तब तक ये नहीं मानूँगा कि विटामिन डी डेफिशिएंसी सच में होती है, जब तक कोई मुझे प्रूव ना करे।